नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए। इंसान ने जो बोया है फसल के तौर पर भी वो वही काटेगा। और शरद पवार आज जिस मुहाने पर खड़े हैं उनके लिए ये बिल्कुल सटीक बैठता दिख रहा है। अजीत पवार की दगाबाजी पर पवार की पुत्री सुप्रिया का दर्द छलका है। सुप्रिया ने कहा कि किसका भरोसा किया जाए, जिसका साथ दिया उसी ने धोखा दिया, परिवार और पार्टी टूट गई। ऐसा ही कई बार शरद पवार के लिए भी कहा गया, क्योंकि पवार ने कई मौकों पर विश्वासघात किया। जो भतीजे ने किया है उसकी शिक्षा उन्होंने अपने चाचा शरद पवार से ही ली है, क्योंकि वे शरद पवार के सानिध्य में ही सियासत का पाठ पढ़ते रहे। जो महाराष्ट्र में रात के अंधेरे में हुआ वो पहली बार नहीं था। इससे पहले भी महाराष्ट्र में ऐसा कई बार हो चुका है और इसे महाराष्ट्र की राजनीति में धक्का तंत्र के नाम से जाना जाता है। और इसके हीरो हुआ करते थे शरद पवार। लेकिन कहते हैं ना कि समय और इतिहास कभी ना कभी खुद को दोहराता जरूर है। 23 नवंबर 2019 की तारीख और सुबह 8 बजे का वक्त एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि एक बार फिर महाराष्ट्र में धक्का तंत्र चला है। लेकिन इस बार शरद पवार की जगह उनके राजनीतिक चेले और रिश्ते में भतीजे अजीत पवार लीड रोल में हैं। दरअसल धक्का तंत्र में शरद पवार को महारत हासिल है। पवार के बारे में कहा जाता है, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर, क्योंकि वे सत्ता के लिए कब किससे जाकर मिल जाएंगे ये कोई नहीं जानता। इस धक्का तंत्र की शुरुआत की बात करें तो हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा और साल 1978 में जाना होगा। तब महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वसंत दादा पाटिल सूबे के सीएम थे। उस समय पवार साहब की उम्र कुछ 38 साल रही होगी। पवार ने कांग्रेस के ही कुछ विधायकों के साथ मिलकर पार्टी से विद्रोह कर दिया और अपना एक अलग गुट बना लिया था। इस गुट का नाम रखा गया प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट। दरअसल शरद पवार सीएम की कुर्सी पर बैठना चाह रहे थे और इसीलिए उन्होंने ये विद्रोह किया था। और हुआ भी वही। पवार का पावर काम आया और 1967 में 27 साल की उम्र में महाराष्ट्र की विधानसभा में बतौर विधायक पहुंचने वाले शरद पवार सिर्फ 10 साल के भीतर ही वसंत दादा पाटिल की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार को हटाकर महाराष्ट्र के सबसे युवा मुख्यमंत्री बन गए। तब सीएम बनने के लिए शरद पवार ने जनता पार्टी का साथ लिया था, लेकिन 2 साल बाद ही इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस आई ने राज्य की सत्ता पवार से हथिया ली और अब्दुल रहमान अंतुले को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया। और पवार साहब 1985 में विधायक का चुनाव जीतकर विपक्ष के नेता बन गए। समय कटता गया और कांग्रेस से अलग रहने के कुछ वक्त बाद ही शरद पवार ने फिर घर वापसी की और वे कांग्रेस में शामिल हो गए। साल आया 1990। तभी भी पवार साहब ने इसी धक्का तंत्र से राज्य में सरकार बनाई। उस वक्त कांग्रेस पार्टी के पास महाराष्ट्र विधानसभा में केवल 141 सीटें ही थी, जो बहुमत से 4 कम थी। उस वक्त शरद पवार ने अपने दोस्त बाल ठाकरे की पार्टी शिवसेना के सबसे मजबूत नेता छगन भुजबल को तोड़ा था। किसी ने सपने में ही नहीं सोचा था कि पवार अपने सबसे अच्छे दोस्त की पार्टी में भी सेंध लगा सकते हैं, और ना ये कि भुजबल जैसा नेता अपने गॉडफादर को धोखा देकर पवार के साथ जा सकता है। लेकिन ऐसा हुआ और ये पाप पवार के नाम पर इतिहास में दर्ज हो गया। इसके बाद 1999 में पवार ने एक बार फिर कांग्रेस को उस वक्त सख्ते में डाल दिया जब सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उन्होंने उठाकर पार्टी को बाय बाय कर दिया। इस बार पार्टी के बड़े नेता पीए संगमा और तारिक अनवर भी उनके साथ थे। तब उन्होंने बनाई अपनी नई पार्टी, नाम रखा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। तब मुंबई को शिवसेना का मजबूत किला माना जाता था। 1999 में ही पवार ने इसमें सेंध लगाई और शिवसेना के कद्दावर नेता गणेश नाइक को अपने साथ मिला लिया। इस वक्त भी उन्होंने धक्का तंत्र का इस्तेमाल किया। इसके बाद पवार की नजर गई गोपीनाथ मुंडे के परिवार पर। 2012 में पवार ने मुंडे को पहला धक्का तब दिया जब गोपीनाथ के भतीजे धनंजय मुंडे को अपनी पार्टी में शामिल कराने में कामयाब हुए। दरअसल धनंजय इस बात से दुखी थे कि गोपीनाथ उनकी बजाय अपनी बेटी पंकजा को राजनीति में आगे बढ़ा रहे थे। लगे हाथ बात साल 1995 की भी कर लेते हैं। तब महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी की सरकार थी। यह सरकार कई निर्दलीय विधायकों के समर्थन से चल रही थी और मजे की बात यह कि इनमें से ज्यादातर विधायक शरद पवार के समर्थक थे। मतलब सत्ता के लिए अब तक शरद पवार ने जो कुछ किया वही अब उनके भतीजे उनके साथ कर रहे हैं। हालांकि अभी तक राजनीतिक पंडितों को यह पच नहीं रहा है कि सियासत का इतना शातिर खिलाड़ी चूक गया है।
सबको यही लग रहा है कि यह शरद पवार की चाल है, क्योंकि बताया जाता है कि अजीत पवार बगैर शरद पवार की रजामंदी के एक भी कदम नहीं उठाते। ये तो पार्टी से खुले तौर पर बगावत की बात है। तो वक्त का इंतजार कीजिए और इंतजार कीजिए उस किरदार के सामने आने का जो सत्ता के इस खेल का असल मास्टरमाइंड है। आपको क्या लगता है, इस सत्ता के खेल के पीछे मास्टरमाइंड कौन है? क्या शरद पवार ने जो बोया है वो काट रहे हैं, या फिर इस गेम के पीछे भी शरद पवार ही है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और ऐसी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, और देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।